थोड़ी तो कोफ्त होती है क्यों? ये देख के कि कैन फिल्म फेस्टिवल में जो कवरेज है वो फिल्मों के बारे में कम और फैशन के बारे में ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी तरह की फिल्मों का बनना बंद करना है तो उनका चलना कम होना ज़रूरी है। मैंने जानबूझकर वो फिल्में नहीं देखी हैं क्योंकि मैं अपना हार्ड अर्न पैसा और अपना वक्त उन फिल्मों पे बर्बाद नहीं करना चाहती। प्रोपेगेंडा समझने के लिए ट्रेलर ही काफ़ी होता है। इंडियन टेलीविजन पे न्यूज़ नहीं है अब। देयर इज़ नो न्यूज़ ऑन टीवी बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोपेगेंडा। कई बार मुझे लगता है कि जो लोग इनएडिक्वेट फिल्में बनाते हैं वो मास शब्द के पीछे अपनी इनएडिक्वेसी छुपा लेते हैं। का टिकट का कॉस्ट 1200 रुपए आ रहा था। अब आप फिल्म को अगर इस कदर इनएक्सेसिबल बना देंगे तो लोग कैसे देखेंगे? फिल्म वॉज एन आर्ट फॉर्म जो सब देख सकते थे, कहीं पे भी देख सकते थे। पीवीआर होने में दिक्कत नहीं है लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर के चले जाने में दिक्कत है। हमने वो जगहें बंद कर दी हैं। सौम्या, आप हैं फिल्म क्रिटिक जी और आप लगातार फिल्में देखने के लिए बुलाई जाती हैं जी। तो आजकल भी एक चल रहा है कैंस में जी फिल्म फेस्टिवल जी। आपने उसको फॉलो किया? क्या चल रहा है वहाँ पर? जी मतलब थोड़ी तो कोफ्त होती है। क्यों? ये देख के कि कैन फिल्म फेस्टिवल में जो कवरेज है वो फिल्मों के बारे में कम और फैशन के बारे में ज़्यादा होती है। एंड सोशल मीडिया पे जिस तरह के पोस्ट आते हैं वो कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं फोकस किसी भी चीज़ का। तो फोकस जहाँ फिल्मों पे होना चाहिए, फिल्में कैसे बनेंगी, क्या बचेगा नहीं बचेगा, स्टूडियोज़ बनाएंगे, कोई और बनाएगा, तरीके क्या होंगे फिल्म बनने के, उन सब को छोड़ ये शायद ज़्यादा डिस्कस होता है कि किसने क्या पहना रेड कार्पेट पे और वो कैसा लग रहा था। तो वहाँ आपको वो ऐश्वर्या का वो पन्नियों वाला ड्रेस जी मतलब मुझे लगता है जितना जी, लेकिन मुझे लगता है जितना कम बात करी जाए कपड़ों के बारे में और ज़्यादा बात करी जाए फिल्मों के बारे में, वो फिल्म फेस्टिवल है, वो फैशन फेस्टिवल नहीं है। बट कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में वहाँ स्क्रीन हो रही हैं। कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं वहाँ से। नम्रता जोशी के जो पीसेस आते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस में वो मैं रेगुलरली पढ़ रही हूँ। तो फिल्मों के बारे में क्या हो रहा है, कैसी बन रही हैं, क्यों बन रही हैं जो बन रही हैं, इट इज़ फैसिनेटिंग जो वो लिख रही हैं। तो इक्का दुक्का लोग हैं जो आज भी फिल्म फेस्टिवल में फ़िल्म की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। फिल्मों के साथ वही हुआ है जो न्यूज़ के साथ हुआ है। न्यूज़ आपने देखा, अब लोगों ने न्यूज़ देखना बंद कर दिया है। इतनी ज़्यादा एजेंडा ड्रिवन न्यूज़ है कि लोगों को लगता है कि एक तो जिनको हाइपर टेंशन की शिकायत है तो वो बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है, तो ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप सोने से 2-3 घंटे पहले आप न्यूज़ ना देखें। अब तो फिल्में भी वैसी बनने लगी हैं। तो आपने उन फिल्मों का क्रिटिक किया है? देखिए मेरा एक मानना है कि कुछ तरह की फ़िल्में ना मैं उन पे अपना वक्त ज़ाया करती हूँ ना पैसा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने लोग उन फिल्मों को देखेंगे उतना ही उनका जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ेगी, उतना ही और फिल्में उस तरह की फाइनेंस होगी और फिर वही फिल्में बनेंगी। तो मुझे लगता है कि अगर किसी तरह की फिल्मों का बनना बंद करना है तो उनका चलना कम होना ज़रूरी है। तो चाहे ये आर्टिकल 370 हो या जो मतलब इस टाइप की बहुत सारी प्रोपेगेंडा ड्रिवन फिल्में हैं। जी इनफैक्ट मेरा एक आर्टिकल भी है उस पे आउटलुक में। मैंने जानबूझकर वो फिल्में नहीं देखी हैं क्योंकि मैं अपना हार्ड अर्न पैसा और अपना वक्त उन फिल्मों पे बर्बाद नहीं करना चाहती। तो बट आई नो व्हाट दोज फिल्म्स आर अबाउट। मतलब प्रोपेगेंडा समझने के लिए ट्रेलर ही काफ़ी होता है। तो वो देखा है बेशक और बहुत खून खौलाया है और उसके बाद उसके बारे में विस्तार से भी लिखा है। बट या और जहाँ तक न्यूज़ की बात है, मुझे लगता है कि इंडियन टेलीविज़न पे न्यूज़ नहीं है अब। देयर इज़ नो न्यूज़ ऑन टीवी बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्रोपेगेंडा। तो वो चीज़ बहुत क्लियर है। और एक मैंने बहुत पहले एक कोट पढ़ा था कहीं दैट सेड कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है खबरों का सांप्रदायिक बन जाना, और हम शायद उस दौर में ऑलरेडी कई सालों से आ चुके हैं। आज मैं कोई टीवी शो कर रही थी, फिल्मों पर था, तो उसमें खुशखबरी ये पता चली कि विवेक ओबरॉय के पास पैसे भी हैं, सब कुछ है और वो फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी फिल्मों में कोई काम करने को राज़ी नहीं है क्योंकि ही हैज़ बीन ब्रांडेड, आइडियोलॉजिकल ब्रांडिंग उनकी हो गई है। और इसी के साथ एक आध महिला कलाकार भी हैं, हीरोइन हैं, जिन्होंने केरल स्टोरी वगैरह में काम किया, तो उनको भी अब काम नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि
इंडस्ट्री खुद ये तय कर रही है कि हम इस तरह का काम डिस्करेज करेंगे? मुझे लगता है बहुत स्पोरेडिक है। मुझे लगता है कि कभी हम किसी तरह का काम कुछ लोगों को नहीं देते हैं, कभी नहीं, कभी अलाउ कर देते हैं। मतलब इट विल बी गुड टू नो कि जिन लोगों ने बहुत वॉइसफरसली बोला है करंट इस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध, उनको कितना काम मिल रहा है और क्या उनके लिए मुश्किल होता है काम पाना या मिलना। मेरे ख्याल से वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर को शायद कुछ लोग उनको उस तरह का काम ना दे रहे हों, या जैसे आपने विवेक ओबरॉय के बारे में कहा, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं सरकार के, उन्हें कितना काम मिल रहा है ये भी पता करना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, और मेरे लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री के बाहर हूँ ना, आई हैव नथिंग टू लूज़, ना मेरे करोड़ फंसे हुए हैं, ना मैं वो फिल्में बना रही हूँ, तो हमारे लिए कहना भी आसान होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्म इज़ बिजनेस ऑल्सो। किसी का कहीं का बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है, तो कितना किसका कैसा डर है और किस हिसाब से कौन सी फिल्में बन रही हैं, इस पे चयन करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे हर बार ये लगता है कि वी नीड एन इकोसिस्टम, जो अगर आर्टिस्ट अपने आप को वॉइसफरसली कुछ कहना भी चाहते हैं, अपनी ओपिनियन दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सिनेमाई तौर पे या पॉलिटिकल तौर पे, सिनेमैटिकली या अदरवाइज, वो इकोसिस्टम होना बहुत ज़रूरी है जहाँ आर्टिस्ट को सेव किया जाए कि अगर आपने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाई है तो आपको पीनलाइज नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल से वो इकोसिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए सब कुछ थोड़ा एड हॉक चल रहा है। जिसने जो फिल्में बनवा दी वो बन गई, जो फिल्में नहीं बनी वो नहीं बनी। मतलब अफ़वाह जैसी फिल्म मेरे हिसाब से उसकी एक बहुत बड़ी रिलीज़ होनी चाहिए थी, लोगों तक वो बहुत आसानी से पहुंचनी चाहिए थी, बट वो नहीं पहुंची। वो जब मैंने देखी थी फिल्म तब गुड़गांव में 2 शोज़ में चल रही थी और एक का टिकट का कॉस्ट 1200 रुपये आ रहा था। अब आप फिल्म को अगर इस कदर इनएक्सेसिबल बना देंगे तो लोग कैसे देखेंगे? लेकिन वो फिल्म ऐसी थी जो ज़रूरी थी। लेकिन उसी दौरान एक प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड फिल्म रिलीज़ होती है जिसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। तो ये भी अलग अलग तरीके हैं सप्रेस करने के। जब फिल्म बन गई और वो वहाँ तक पहुँची नहीं जहाँ उसे पहुँचना चाहिए था, तो फिर क्या फ़ायदा? दैट ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन। मतलब बहुत लंबे वक्त से मेरे जहन में ये सवाल रहता है कि फ़िल्म का इंटेलेक्चुअल क्रिटिक करने वाले लोग और फिल्म कौन सी अच्छी है या नहीं है, और अच्छी फिल्में देखी जानी चाहिए जैसे कि अफवाह है, ये पूरा सब कुछ इतना एलिटिस्ट बना दिया गया है। जबकि फिल्म अगर अच्छी फिल्म है तो वो मासेस तक जाए, मासी होनी चाहिए। तो ये जो बैलेंस है कि इंटेलेक्चुअली साउंड हो, आइडियोलॉजिकली भी सबके लिए हो और मासी भी हो। अभी जो जवान आई शायद उसको हम याद कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत कम ऐसी फिल्में हैं। इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और मेरे हिसाब से आपके सवाल में ही कई सारी परतें हैं, तो धीमे धीमे उन परतों को खोलने की कोशिश करूँगी मैं। एक तो मुझे जब कोई मासी फिल्म कहता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अनइंटेलिजेंट फिल्म है। मतलब ये वही आवाम है जिसने 1950s में प्यासा देखी है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ और लेवल्स पे बहुत बहुत हाई फिल्म है। ये वही आवाम है जिसने नीचा नगर देखी है। हम उसके बाद आप गुलजार साहब की कोई भी फिल्म उठा लीजिए, इजाज़त से लेके जो कुछ भी उन्होंने बनाया है, वो फिल्में, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में, ये फिल्में मासी थीं, लोगों ने देखी, लोगों ने पसंद करी। और मेरे लिए मासी का डेफिनेशन ये है कि पैसा बनाया इन फिल्मों में ने। कोई सी भी, ये जो नाम मैंने लिए हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई सी भी फ्लॉप थी। लेकिन ये एक बात कह रही थी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सटल और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ बातें कही हैं इन फिल्मों ने। ये वही आवाम है जिन्होंने वो फिल्में देखी हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि आर्टिस्ट्स और जो एक फिल्म मेकिंग मशीनरी है, जो लेट्स फेस इट एक कैपिटलिस्ट सॉर्ट ऑफ स्पेस में है, कई बार मुझे लगता है कि जो लोग इनएडिक्वेट फिल्में बनाते हैं वो मास शब्द के पीछे अपनी इनएडिक्वेसी छुपा लेते हैं। तो जैसे अभी हाल ही में कोई तो बात कर रहा था कि एक हीरा मंडी को लेके एक संजय लीला भंसाली ने कुछ तो एक स्टेटमेंट दिया है अबाउट हाउ हिज फिल्म्स विल ऑलवेज हैव स्केल एंड दिस एंड दैट, और कहीं एक आर्टिकल था जहाँ किसी और ने बोला है कि नहीं, हम इतना प्योरिस्ट नहीं बना रहे थे। ये सब आप अपनी खामियां छुपाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
सिनेमा हैज़ टू बी ट्रू टू द स्टोरी दैट सिनेमा इज़ ट्राइंग टू टेल, एंड उसके आगे पीछे कुछ नहीं है. तो अगर आप उस कहानी के तरफ ईमानदार रहे हैं तो फिर ये इस किस्म के सवाल नहीं आएंगे. लेकिन तो मुझे लगता है कि मास के नैरेटिव में ख़राब फिल्में नहीं आ सकती. तो एक तो वो मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट है. दूसरा जो आपने सवाल में पूछा कि मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ एंड किस किस्म की फिल्में और एलिटिज़म है या नहीं. देखिए, मुझे लगता है एलिटिज़म नैरेटिव में अगर है तो वो तो प्रॉब्लम है ही, इट शुड बी ब्रोकन डाउन. लेकिन मुझे ये लगता है कि फ़िल्मों की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है. और जो ये PVR सिनेमाज़ और ये जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस बन गए हैं, वाइल इट्स अ ग्रेट फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस, PVR होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर के चले जाने में दिक्कत है. Film was supposed to be one of the most democratized forms of art. It was an art form जो सब देख सकते थे, कहीं पे भी देख सकते थे. हमने वो जगहें बंद कर दी हैं और अब फिल्मों के क्लिप्स जाते हैं सोशल मीडिया पे जहाँ लोग उन्हें देख रहे हैं. तो मुझे लगता है कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो अरिथमेटिक है और लोग फिल्में कहाँ देखें, वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो एड्रेस होना है. और तीसरा मुझे लगता है कि एलिटिज़म नहीं होना चाहिए. आप जो बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं उसे सरल शब्दों में कहिए. मतलब मेरे हिसाब से शैलेंद्र का लिखा हुआ दिल का हाल सुने दिल वाला श्री 420 में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं उस एक गाने में, और वो इतनी ज़्यादा आसान है समझने के लिए. तो मुझे लगता है फिर वो बेंचमार्क्स होने चाहिए. तो सरल होना सिंपलिस्टिक होना नहीं है. सिंपल होना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, and that I think is what we should be. दो सवाल दे after. दिया आपने मुझे. जी. एक तो हीरा मंडी का सवाल जो अपने आप में एक जो स्केल जिसको उन्होंने कहा स्केल और वैभव जो उसमें दिखाया गया है, वो वैभव की विभत्सता है. जी, जी. इतना विभत्स है जी. वो वैभव, जी. और कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है. वो कुछ ऐसा होता ही नहीं था जी. जो उन्होंने हिस्ट्री के नाम पे दिखाया है. एक तो वो है कि कितनी लिबर्टी, सिनेमैटिक लिबर्टी, क्रिएटिव लिबर्टी, या कोई अब किसी का अंदाज ही बहुत ग्रैंड है बात करने का, तो वो इसी तरह करेगा चाहे वो सब्जेक्ट के साथ जाता हो या ना जाता हो. एक ये. और दूसरा सवाल PVR का है. हमें बचपन में याद है, हम फिल्में देखते थे, बड़े कंफर्टेबल हॉल्स होते थे. ठीक है, कुर्सियाँ बदल लीजिए और कंफर्टेबल कर लीजिए, लेकिन इतना क्या हो गया कि एकदम से आम आदमी के लिए जो उसके पूरे हफ्ते भर की कमाई है वो एक टिकट में चली जाए. ये जो डेमोक्रेटिक स्पेस कम हुआ है पैसों के चलते, ये भी बहुत अजीब है. पता नहीं ये कैसे प्रोड्यूसर्स ये क्यों होने दे रहे हैं. हाँ, लेकिन इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द क्लास डिवाइड इन द कंट्री. मतलब अपर मिडिल क्लास के पास पैसा आ रहा है और आता चला जाएगा क्योंकि वो अर्निंग्स है हमारी, और हमें फिल्म के साथ एक्सपीरियंस चाहिए. आप जो सिनेमा देखने जाते हैं, चलिए टिकट मान लीजिए 200 रुपये का ही हो या 300 रुपये का हो एट बेस्ट, वहाँ पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, टोटल आउटिंग का बिल आपका 2-2.5 हज़ार का आ रहा है. तो और उस स्पेस में ये सवाल एक्चुअली अगर किसी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए तो वो हम अपर मिडिल क्लास लोगों को करना चाहिए कि कोई अगर हमारे साथ 200 रुपये का टिकट खरीद के आए जो उसी क्लास को नहीं बिलोंग करता है जिसको हम बिलोंग करते हैं, हमें वी शुड बी ओके विद इट. तो मेरे हिसाब से वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इन दी अरिथमेटिक. सिंगल स्क्रीन थिएटर में क्या होता था, आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते थे, आप बालकनी में बैठ के देखते थे, आप नहीं तो फिर स्टॉल में, आप थोड़ा पीछे या एकदम आगे, और वही जॉय था थिएटर का. सब अलग अलग लोग साथ बैठ के एक तरह की फिल्म अपने अपने अलग सोशियो पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अपनी रियलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एंड यू आर इन सम वे ट्रांसफॉर्म्ड. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फिल्म. और वो कलेक्टिव व्यूइंग ख़त्म हो गई है इन मेनी वेज. एक बात और हुई है, जब आप अमीरों के लिए फिल्म हॉल बना देते हैं और अमीर एक्सपीरियंस करने निकलते हैं, तो फिल्मों के सब्जेक्ट भी वो अमीरों के हो गए. एंड देन द आइकॉनिक फिल्म जो थी दिल चाहता है से ले करके फिर शाहरुख खान की जो रोमांटिक्स हैं जिसमें DDLJ है, मैं हूं ना है, और ये सारी तस्वीरें हैं. आप ये देखिए कि ये वो लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास या उसके भी ऊपर के क्लास हैं.
परेशानी ये हुई है कि जो गरीब आदमी है उसका विषय चला गया। बिल्कुल, मतलब आई डोंट रिमेंबर सीइंग कौन सी फिल्म आई है जिसमें कुली की बात हो रही है, मजदूर की बात हो रही है। वो नैरेटिव ही नहीं है, क्योंकि हमारी व्यूइंग इतनी ज़्यादा मायोपिक हो गई है और इतनी ज़्यादा सिर्फ अपने ही बारे में हम देखना चाहते हैं कि हमने वो सारी कहानियाँ साइड में कर दी हैं, और वो साइड अब OTT पे आ रहा है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी OTT के बारे में, वो ये है कि वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक व्यूइंग है। जो एक कलेक्टिव था सिनेमा का, जिसमें आपको नहीं पता था कि आपके साथ बैठने वाला इंसान कौन है, क्या करता है। आपसे 4 रो आगे इंसान शायद रिक्शा भी चला रहा होगा, शायद वो कुली भी होगा। आप उस क्लास डिवाइड को मर्ज करके साथ फिल्म देख रहे हैं, आप कास्ट डिवाइड को मर्ज करके फिल्म देख रहे हैं। वो एबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन वो डिज़ोल्व चला गया है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा रिजिड कर दिया है कि कौन आ सकता है फिल्में देखने और किस किस्म की फिल्में देखने कहाँ आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन हाउ, मतलब आई डोंट थिंक इट्स सो मच अबाउट द फिल्म्स बीइंग रिटन, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ द फिल्म्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन जैसा आपने कहा, वो एक साइकिल सी बन रही है। मतलब जो लोग फिल्में देखने जा रहे हैं उनके हिसाब से फिल्में बन रही हैं, फिर वो उसी साइकिल में सॉर्ट ऑफ घूम रहा है। देश में गरीबी बढ़ी है और पिछले 10 सालों में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो गरीब की समस्या है उस पर फिल्म नहीं बनती है। पहले गरीब की समस्या पर ही फिल्म बनती थी और अमीर भी देखते थे उसको, है ना? और उसमें एक सोशल मैसेज होता था। क्योंकि हम एक बहुत क्लासेस सोसाइटी हैं, अब हम नहीं देखना चाहते अपने आगे किसी और की व्यथा। मतलब वी आर एक हम मजॉरिटेरियन हिंदू सुप्रीमिस्ट क्लासिस्ट कंट्री बन चुके हैं, और वो आपको साफ नज़र आ रहा है सिनेमा में। इसलिए मेरे लिए जवान जैसी फिल्म बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जवान जैसी फिल्म पिछले इतने सालों के जो मल्टीपल इश्यूज़ रहे हैं उनको जिस ब्रेवरी से आगे लेके आई है, और अपर मिडिल क्लास इंसान जो थिएटर में बैठ के शाहरुख खान को देखने आया है, वो सुन रहा है फार्मर्स सुइसाइड्स, जो एक हेडलाइन से निकल के उसके सामने स्क्रीन पे आ चुकी हैं जब वो पॉपकॉर्न खा रहा है, या ऑक्सीजन की कमी जो अस्पतालों में हुई है। ये सारी चीज़ें जब एक जवान जैसी फिल्म लेके आती है और जो इस कदर बड़ी हिट होती है, कहीं वो लेके आ रही है वो बात कि हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे समाज में हमारे बियॉन्ड क्या हो रहा है। या फॉर एग्जांपल जो पूरा एक शाहरुख खान का मोनोलॉग है जवान में वोटिंग को लेके, मेरे हिसाब से तो वो इस समय बिल्कुल वायरल होना चाहिए कि आप क्या सोच के जाइए वोट देने के लिए। तो सिनेमा का वो भी एक बहुत बड़ी हस्तक्षेप हो सकता था बहुत बड़ा, लेकिन शायद उस पोटेंशियल को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। मुझे लेकिन लगा जो करा कुछ तो करा। हाँ, जवान में जो हुआ और वो इस बार चुनाव के दौरान वायरल हुआ है, तो ये बहुत अहम था। मेरी फेसबुक पर किसी से बात हो रही थी और वो दोस्त हैं, और उन्होंने ये कहा कि इस पर बात हो रही थी कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें, मैंने कहा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों की ज़रूरत कम थी। जिनको वंदे भारत पे ट्रैवल करना है वो तो बाय एयर भी ट्रैवल करेंगे, लेकिन जो आम आदमी की ट्रेन है वो घटाई गई या ख़राब की गई। एक वंदे भारत के लिए 10-15 आम ट्रेनें अफेक्टेड होती हैं, उनका टाइम टेबल अफेक्ट हो जाता है। तो वो उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात की, आप तो वंदे भारत वाली कैटेगरी की हैं, आपको क्या फ़िक्र है। तो ये बड़ा बहुत मुझे ये धक्का लगा कि क्या पैसे आ जाना या उस क्लास को बिलोंग नहीं करने से क्या हमारी संवेदनाएं भी मर जाती हैं, या मुंह फेर लेने के लिए तैयार समाज है? क्या ये हो गया है? जी, पूरी तरह। क्योंकि इस समय जिस समाज में हम रह रहे हैं, और मतलब ये एक रियलिटी है कि हम उन बातों के बारे में बात करना चाहते हैं जो पीआरएबल हैं। वंदे भारत पीआर स्टोरी है, नहीं फ़र्क पड़ता किसी को कि कितने लोगों को कुचल के और कितने लोगों की नीड्स को कुचल के वो ट्रेन बनी है। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आप फेसबुक पे टैग कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको एक मुद्दा बना के इसके बारे में बात कर सकती हैं। तो आज मेरे हिसाब से समाज एक उस तरफ अपना रुख मोड़ चुका है जहाँ इमेज के आगे चीज़ें दिखनी बंद हो गई हैं। तो आपकी इमेज में अगर आपको ये दिखना है कि आप वंदे भारत जैसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि
किसी और की स्ट्रगल क्या है। आप पूरे डिस्कोर्स को जो सोसाइटी में डिस्कोर्स चल रहा है उसमें जो मार्केटेबल पीआरएबल जो चीज़ें हैं उनकी जिस तरह वो उभारी गई हैं उनके बरक्स गरीब के लिए जो व्यू कटर लगाए गए हैं उसको आप कैसे देखती हैं इस वक्त? क्योंकि ये अर्बन और आप उस तबके से आती हैं जो डिसीजन मेकिंग में भी शामिल हैं कहीं ना कहीं। अर्बन स्पेसेस में अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास कैसे इसके साथ आराम से जीता है ये सवाल रहेगा। आई थिंक कि सवाल एक बहुत लार्ज कल्चरल स्कीम का है। वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड इसको मतलब ये बात सच है। और कैपिटलिज्म में क्या सच्ची सबसे ज़्यादा मायने रखती है? नीड और पैसा। तो जो नीड आप जनरेट कर रहे हैं उससे आप कितना अर्न कर रहे हैं, उस नीड को आप जब और ज़्यादा एक्सेंचुएट कर देंगे तो आप और ज़्यादा कितना पैसा अर्न करेंगे। सो आई फील कल्चरली हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया में वो कास्ट पे हमेशा से रही हैं, वो क्लास पे हमेशा से रही हैं और रिलीजन पे हमेशा से रही हैं। जेंडर पे तो रही हैं और जेंडर तो इन माय व्यू इंटरसेक्ट्स विद ऑल ऑफ दिस। तो मुझे लगता है कि हर डिवाइड एक्सेंचुएट हो गई है और पिछले 10 साल में तो ये डिवाइड बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट हो गई है क्लास में भी। तो आपका एस्पिरेशन बदल गया है। आपका एस्पिरेशन है आज मेट गाला देखने का, आपका एस्पिरेशन है कि कौन सी नई ब्रांड्स कब आई हैं और वो क्या कर रही हैं। और वो एस्पिरेशन अनफॉर्चुनेटली आइसोलेशन में आ रहा है, वेयर आपको और आइसोलेटेड कर रहा है। मतलब वो ये कर रहा है कि मेरा एम्बिशन अगर ये है कि मुझे फ़लाना ब्रांड या फ़लानी चीज़ या फ़लानी जगह पर दिखना है, मुझे और लोगों को नहीं देखना है वहाँ। तो इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डिवाइसिव इन अ वे कि जिन लोगों की जगह नहीं है आपके जीवन में आप उनको वहाँ नहीं देखना चाहते। तो इंडियन कल्चर में डिविजन्स हमेशा से थे। मतलब बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे घर में अगर कभी भी कोई काम करने आता था तो कई घर ऐसे होते थे जो कहते थे कि आपके लिए ग्लास अलग है, आपके लिए पानी आप फलाने ग्लास में पीजिए। हम सब इन प्रेजुडिसेस को देखते हुए बड़े हुए हैं। थैंकफुली जब मैं बड़ी हो रही थी और शायद मेरा आइडियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू इसीलिए बन पाया क्योंकि मैंने अपने घर में ये डिवाइड्स नहीं देखे। लेकिन क्योंकि ये डिवाइड्स इंडियन कल्चर में हमेशा रहे हैं, क्लास के नैरेटिव्स ने आके, पैसे के नैरेटिव्स ने आके उनको और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। तो यही प्रॉब्लम्स आप रिजर्वेशन में देखते हैं। जो लोग आके कहते हैं कि अरे औरतों को अलग बोगी क्यों चाहिए दिल्ली मेट्रो में, अगर आप तो इक्वालिटी की बात करती हैं तो आप आइए इक्वल में रहिए। इक्वालिटी और इक्विटेबिलिटी का फ़र्क आई डोंट थिंक वी अंडरस्टैंड। हाँ, अभी तक वो समझ में और नहीं वो आया। आपको हर डिवाइड में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम हैं एक कैपिटलिस्ट दुनिया में, हम हैं उस पॉलिटिकल सिचुएशन में आज जो कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। आपने क्लास डिवाइड की बात की। एक ही क्लास के लोग 2 गाड़ियों पे हैं, किसी से किसी की गाड़ी हिट हो गई, किसी ने किसी के पार्किंग स्पेस पे गाड़ी खड़ी कर दी और खड़े खड़े कुचल दिया, गोली मार दी या डंडों से पीट के मार दिया। ये जो हमारे आधुनिकता के मक्का या गुड़गांव, आप गुड़गांव में रहती हैं? जी रहती तो हूँ। आप ये बताइए कि ये यहाँ तो अमीर गरीब का सवाल नहीं है ना। यहाँ 2 एक जैसे लोग एक तरह की जैसी गाड़ियों में, उनके अंदर एक दूसरे के लिए इतना टॉलरेंस नहीं है, एक ही गली में एक ही सड़क पे रहने वाले। बट मेरे हिसाब से द स्टोरी डजंट कम फ्रॉम एक जैसे या एक तबका या एक क्लास अलोन। ये कहानी है एंटाइटलमेंट की। मैं वही उसी पर आ रही थी। जी, तो टॉलरेंस तो चल ही जाती है ना जब आप एंटाइटल्ड होते हैं, और जब आप एंटाइटलमेंट से आ रहे हैं तो फिर तो किसी और की जगह ही नहीं होती ना। एंटाइटलमेंट को हिंदी में कैसे कहेंगे? विशेषाधिकार। हाँ, विशेषाधिकार, करेक्ट। अगर आपके मन में ये बसा हुआ है कि आपके पास कुछ विशेषाधिकार हैं। जी 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 जी, आप हैं प्रिविलेज्ड। भाई अगर देखिए, मैं ये जहाँ जाती हूँ हर बार कहती हूँ, मुझसे जब भी कोई एंटाइटलमेंट पे सवाल पूछता है मैं यही कहती हूँ कि देखिए, इस कंट्री में इस समय अगर आप एक राइट विंग हिंदू अपर कास्ट मर्द बन के पैदा हुए हैं और जो आज की तारीख में बहुत सहानुभूति रखते हैं जो हमारी सरकार है उसके साथ, आपको कोई नहीं छू सकता। आप प्रिविलेज्ड हैं।
इतने साल लगे हमें उन लोगों को जेल में डालने के लिए जिसके अगेंस्ट हमारे खुद के चैंपियंस खड़े हो रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उस दौर में रहते हैं। तो गुड़गांव में कोई निकल के किसी को लाठी मारे, उसमें अभी कोई जेल तो नहीं और गया। बताइए, अभी तो जेल भी नहीं गए, अभी तक तो बस ये हुआ है कि अरेस्ट होंगे। नहीं, उनको बेल दे दी गई लो है। चलिए, वो बात ही खत्म। वो ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है जी और इसके बावजूद उनको खड़े खड़े राहत मिल गई है और जी। वो आराम से हैं। जी। तो मतलब इंटाइटलमेंट का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है कि मर्दों को लगता है दे आर एंटाइटल्ड टू वुमेन्स बॉडीज। सो वहाँ मतलब सेम गाड़ी, सेम सेटअप, सेम क्लास, तो बहुत ज़्यादा एक आप बहुत उसको उस तरह से देख रहे हैं, इक्वलाइज़र के रूप में देख रहे हैं। इक्वलाइज़र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है अब तो हमारे क्लास हैवी, कास्ट हैवी समाज में। सब अपने अपने तरीके से अज्यूम करके आते हैं कि वो प्रिविलेज्ड हैं और जेन्युइनली हैं। सौम्या, एक बहुत बड़ा युवा तबका है जो अपर मिडिल क्लास से जी, आता है, जी। जिसका ये मानना है कि जो लोग गरीब हैं जी। वो अपनी काहिली से, अपनी बेवकूफ़ी से Oh God. और अपनी हरकतों की वजह से गरीब हैं। so angry. सो ये नहीं, ये बहुत सीरियस मसला बहुत है, बड़ी प्रॉब्लम है। ये वाकई आप भी एक अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हैं। जी। अपने बारे में बताइए, आप जी। ऐसी क्यों नहीं हैं? आई एम ग्लैड मैं ऐसी नहीं हूँ, थैंकफुली। लेकिन इसका पूरी तरह अगर श्रेय है तो वो अपब्रिंगिंग को है और वो मेरे पेरेंट्स को है और जहाँ मैं बड़ी हो रही थी उस एरिया को है। तो मैं लखनऊ में बड़ी हो रही थी जहाँ हम एक हॉस्पिटल कैंपस में रहते थे जो करीब 10-12 किलोमीटर दूर था घर से। तो और सरकारी नौकरी थी तो घर बड़े बड़े थे लेकिन पैसे नहीं थे। और ये समझ में आ गया था कि वफ़ादारी का मतलब ये है कि, और ईमानदार होने का मतलब ये है कि शायद बेइंतहा पैसा नहीं है होगा। तो वो एक चीज़ के साथ मैं बड़ी हुई। मेरे घर में मैंने हमेशा देखा अपने पेरेंट्स को बहुत ही इक्वल रिलेशनशिप में। मेरी माँ घर के फाइनेंसेस देखती थी और आज भी देखती हैं। मेरे पापा घर की डस्टिंग करते थे और आज भी करते हैं। तो मैं उन रियलिटीज़ के साथ बड़ी हुई। तो मेरे लिए वही तरीका हुआ रहने का। मैंने कई बार देखा है अपने फादर को जाके। फिर आपने शादी की, आपको वो तरीका चला? थैंकफुली नॉट। नहीं, मैंने शादी नहीं करी। बट टू कंप्लीट व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर दिस, मैंने देखा है कि अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड पेशेंट आया है जिसको खून की ज़रूरत है और अगर वो ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, तो मैंने अपने फादर को देखा है ब्लड डोनेट करते हुए रिपीटेडली, टू अ पॉइंट कि डॉक्टर्स ने कहा है कि सर क्या कर रहे हैं आप, नहीं कर सकते इतना फ्रीक्वेंटली। और मुझे लगा था कि मेरी माँ बिगड़ेंगी उन पे, लेकिन वो कट्टू वो भी साथ जा रही थी डोनेट करने के लिए। तो मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें, और ये कभी इन चीज़ों के बारे में बात हुई नहीं। आपने नोटिस कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। आपने नहीं भी नोटिस किया तो नो प्रॉब्लम। हाँ, दिस इज़ द वे इट शुड बी, एग्जैक्टली। तो मैं वैसे बड़ी हुई। तो मेरे आसपास ये रियलिटी थी। और फिर जब मैं लखनऊ से दिल्ली आई मिरांडा हाउस में पढ़ने, आई थिंक वर्ल्ड व्यू वहाँ बदला। तो वेल, ऑन एन असाइड स्टोरी, जब तक मैं लखनऊ में थी, डिस्पाइट ग्रोइंग अप इन सच एन एगैलिटेरियन हाउस होल्ड, मेरा एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से था कि मेरे मिस्टर डार्सी वेट कर रहे होंगे मस्टर्ड फील्ड्स में, हाथ में मैंडोलिन लेके, और मैं एकदम सलवार कमीज सफ़ेद रंग का पहन के उनकी बाहों में दौड़ जाऊंगी। ये मेरा ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन था। मैं चाहती थी कि ये हो। करवा चौथ मैंने यूलोजाइज किया हुआ था अपनी ज़िंदगी में, अप अंटिल क्लास 12। कट टू मिरांडा हाउस, और वहाँ जिस तरह से मेरी आइडियोलॉजी बदली, और मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ उस कॉलेज को कि मेरी आइडियोलॉजी इस तरह से बदली। क्योंकि जब मैंने हिंदी थिएटर करना चालू किया, तब मैंने साहिर, मंटो, इस्मत चुगताई, प्रेमचंद दोबारा, एक के बाद एक ऐसे राइटर्स को पढ़ना शुरू करा। अमृता प्रीतम, भाषा क्या होती है, भाषा की पॉलिटिक्स क्या होती है, ये सब जब दुनिया खुली मेरे आगे, तब मुझे समझ में आया कि मेरी अपनी ही ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस कितने ज़्यादा गलत, लो और पेट्रियार्कल थे। तो वहाँ से सिलसिला फिर बदला, और फिर ये समझ में आने लगा कि शायद ज़िंदगी में आप अपने आगे कुछ और कर सकते हैं। और फिर वो सवाल आए कि आप क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं और कैसे। तो शादी करने का प्रेशर नहीं आया? आया, टू बी वेरी फेयर आया, और उसके साथ बॉडी पॉलिटिक्स भी आई।
तो हमें कई बार कहा जाता था कि अरे इतनी मोटी इतनी भद्दी लड़की से कौन शादी करेगा, अरे इतने मोटे बाजू होते हैं क्या लड़कियों के, लड़का भी तो अपने लिए परफेक्ट लड़की चाहेगा, मोटी तो नहीं चाहेगा। बहुत सुना हमने ये सब। उसका रिटॉर्ट हमेशा ये होता था कि किसी और का तय किया गया, किसी और के लिए परफेक्ट नहीं बनना, अपने लिए जो परफेक्ट होगा वो बनेंगे। तो सो आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, आई डू फील वेरी सॉरी फॉर माई पेरेंट्स कि उन्होंने जो पैदा किया है वो ऐसा है, लेकिन उनके लिए मुश्किल भी है, लेकिन आई नो समवेयर दैट दे आर हैप्पी और एटलीस्ट proud of the fact that they have raised an independent daughter. But having said all of that, ये सब चीज़ें मैंने परिवार में सुनी है, ये किसी बाहर वाले ने आके नहीं कही है मुझसे। तो मुझे लगता है अगर आपकी जो फाइट्स हैं वो अगर आपके घर में शुरू हो रही हैं और आप घर से लड़ाई कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, और आप फिर वो लड़ाइयाँ बाहर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि बाहर जाके लड़ना ज़्यादा आसान होता है। मैं एक पॉइंट पे भी ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग प्रोटेस्ट में जाते हैं और अंदर भी लड़ रहे हैं या शायद उतना नहीं लड़ पा रहे हैं वो गलत है। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है अपनी लड़ाई दर्ज करने का। लेकिन अगर हमने घरों में लड़ना शुरू करा और वहाँ चीज़ें बदली तो समाज बदलेगा। तो मेरे लिए शादी ना करना वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक डिसीजन, क्योंकि मुझे कभी इस लायक कोई मिला ही नहीं जिसके साथ मैं अपना वक्त बिताना चाहूँ, या मैं सोचूं कि हाँ मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ों पे बिताना चाहूँगी। क्योंकि औरतों से हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आप ज़्यादा एडजस्ट करिएगा, मतलब शादी होगी तो तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। शादी होती नहीं है, शादी करी जाती है। इन दो सेंटेंसेस में फ़र्क है, और वो फ़र्क अगर हम जेनेसिस में नहीं समझे तो वो शादी में भी इम्प्लीमेंट होगा, एंड दैट इज़ माई प्रॉब्लम। तो आई एम नॉट opposed to the idea, but it has to be somebody जिसको समझ में आता है कि इक्वालिटी एक्चुअली क्या होती है। तो क्या ऐसे मर्द इतने कम हैं? जी, काफ़ी कम है। आप अकेली रहती हैं पेरेंट्स के साथ? मैं अकेले रहती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के बहुत पास रहती हूँ डिस्टेंस में, लेकिन मैं अकेले रहती हूँ। खुश? बहुत बहुत। सो इट्स एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक यूनिलैटरल एक चीज़ नहीं कही जा सकती कि आप हमेशा ही बहुत खुश हैं। वो तो खैर हम लोगों के साथ रह के भी कभी नहीं होते। और मेरे ख्याल से लोनलीनेस और अलोन में फ़र्क है। अगर आप अपने साथ खुश हैं और आपको अपनी कंपनी पसंद है तो फिर आप लोनली नहीं होते। तो लिविंग अलोन एंड बीइंग लोनली आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साथ कितने खुश हैं। और वो जर्नी मैंने तय करी है, और मैं इस समय इस कदर खुश हूँ कि मैं अपने साथ अकेली नहीं होती कभी भी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में या मेरे दायरे में कोई ऐसा आएगा जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बांटने का मन होगा तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे किसी एंकर या किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने आप को सेंटर करने के लिए। और वो जर्नी मेरे हिसाब से हैज़ पॉसिबली बीन द मोस्ट डिफ़िकल्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ, बट ऑल्सो द मोस्ट एसेंशियल एंड ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल, टू बी ऑनेस्ट। तो जैसे वेस्ट में माँ बाप का घर छोड़ते हैं और अपना घर बनाते हैं, बस वैसा आपने सोचा कि हम वैसे रहेंगे? आई डोंट थिंक वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी आप? हाँ, मतलब मैं उनके साथ कई साल तक रही। तो जब मैं कॉलेज से निकली तब वो लोग लखनऊ में ही थे और मैं यहाँ थी। तो मैंने नौकरी वगैरह करी और वो दूसरे शहर में रहते थे, तो कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ साथ रहने का। फिर जब वो शिफ्ट हुए उसी शहर में जिसमें मैं थी, हम कई साल साथ भी रहे। लेकिन मुझे ये लगता है कि स्पेशल ऑटोनमी बहुत ज़रूरी चीज़ है। घर के मायने लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, और एक फ्री थिंकिंग इंडिपेंडेंट औरत के लिए घर का मायने पूरी तरह अलग भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी के साथ रहने या ना रहने की बात ही नहीं होती है। बात ये होती है कि आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए था वो फ्रीडम, वो इंडिपेंडेंस और वो कॉन्फिडेंस कि मैं अपनी जगह अपने टर्म्स पे, अपने फाइनेंसेस पे बना सकती हूँ, और मैंने वो बनाई। तो चाहे आप रेंट पे रह रहे हैं या आपने जो भी सिस्टम किया है, मेरा ये मानना है कि घर उसका होता है जिसका सिस्टम होता है। और मुझे बहुत मज़ा आया अपने घर में, अपनी जगह में अपना सिस्टम बनाने के लिए,
क्योंकि मुझे लगता है कि द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू ओ टू एनीबडी विथ योर इंडिपेंडेंस एंड योर प्रिविलेज इज़ योर सेल्फ. तो बात एडजस्टमेंट या सवाल जवाब या स्क्रूटनी की नहीं है. बात यह है कि एक सिंगल औरत is also entitled to her space at the age at which she is. मतलब एंड मेरा एक सोशो पोलिटिकल इंडिविजुअलिस्टिक एक पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं सक्षम हूँ तो मेरा घर क्यों ना हो. मुझसे इनफैक्ट किसी ने कहा था कि अरे बट तुम्हारी उम्र में जब तुम अब अलग घर करना चाह रही हो तब तो हमारे बच्चे थे, मेरी शादी थी. तो हमने पलट के यही पूछा था कि माँ बाप के घर से निकल के अगर हम दूसरे शहर में नहीं हैं तो सिर्फ तभी जस्टिफाइड होती है एक नई जगह या एक अलग जगह अगर वो पति का घर है या एक परिवार है. परिवार इन अ कन्वेंशनल सेंस है कि आप शादी कर चुके हैं और आपके बच्चे हैं, इसलिए आपको अलग जगह चाहिए. क्यों? आपको अपनी इंडिपेंडेंट थॉट के लिए अलग जगह चाहिए, आपको अपने लिए एक अलग जगह चाहिए. और ये बात मर्दों पर भी लागू होती है. Absolutely. वो भी अलग आराम से अपनी तरह से अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं. बिल्कुल. मुझे लगता है घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए या एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए जहां आप अपने आप के साथ बेहद कंफर्टेबल हैं और वो आप अपने लिए बनाते हैं तो उसका एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है. तो एंड दैट फॉर मी हैज़ बीन अ लवली जर्नी टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट अपना एक घर और उसमें अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना हैज़ बीन क्वाइट लवली. और आज का जो भारत है ये बहुत मौका दे रहा है, ये अच्छी बात है. नहीं मुझे तो ये लगता है कि जो लड़कियां लड़के माँ बाप उसी शहर में रहते हैं और उनसे अलग होकर रहना चाहें तो ये एक्सेप्टेबल हो गया है. नहीं बताइए अपना एक्सपीरियंस. तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैं घर ढूंढने निकली तो सिंगल औरत को लोग घर नहीं देना चाहते थे. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं लोगों से मिली, मैंने घर सेलेक्ट किया, मैंने कहा एडवांस में देने के लिए तैयार हूँ. मेरे पास शाम को फ़ोन आया है कि जी हमारी बीवी फैमिली को ही देना चाहती है. तो आप तो मुसलमान भी नहीं. और मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ. बताइए, अगर हम मुसलमान होते या दलित होते तो भगवान जाने घर ही मिलता या नहीं. लेकिन ये रियलिटीज़ हैं. तो मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज वहाँ तक पहुँचा है. मुझे लगता है हमारा समाज बोलने के लिए वहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन जब करने पे आती है तो थोड़ी दिक्कत होती है. लेकिन हाँ, फाइनली घर मिला और उसमें हम घुसे. लेकिन ये जो सवाल जवाब हैं, लेकिन ये जो आपसे राह चलते लेडीज़ जो वॉक पे जाती हैं सुबह रोज़ पूछती हैं आप अकेले रहती हैं, और कभी आप उसका जवाब कई सालों तक प्यार से देते हैं, फिर आप तैश में देते हैं कि हाँ भाई रहते हैं, कुछ दिक्कत है आपको. तो बट मेरे लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है मेरी ज़िंदगी में तो मैं कहूँगी कि भाई मैं आपको बिल भी भेज देती हूँ तो आप उस हिसाब से पेमेंट भी कर दीजिए, देन यू आर फ्री टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगर आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का तो आपके पास ओपिनियन होने का कोई अधिकार नहीं है. लेकिन ओपिनियन एक ऐसी चीज़ है इंडिया में जो सबके पास होती है. तो कई बार ऐसा भी हो चुका है कि आई हैव अ लिटिल डॉग, तो वो और हम जब सुबह अपनी सैर कर रहे होते हैं तो गार्ड भैया से लेके जो घर में काम करते हैं से लेके वॉकिंग आंटी तक हर इंसान आपसे आके सवाल पूछ सकता है क्योंकि आप सिंगल हैं और क्योंकि आप औरत हैं, उन्हें लगता है वो पूछ सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें अभी दिल्ली बहुत दूर है बदलने के लिए. लेकिन हाँ, टू बी फेयर शुरू हो गया है. मतलब हैट्स ऑफ टू माई लैंडलॉर्ड हु सेड कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, आप सिंगल हैं, आप सक्षम हैं, रेंट टाइम पे देती रहिए, हमें आई हैव नथिंग टू डू विद व्हाट यू आर डूइंग इन द हाउस. सो इट इज़ चेंजिंग, लेकिन इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो. काफ़ी वो टॉपिक्स पर हम लोग चले गए. जी. वापस हम आपके जो दो चीज़ें थी, एक तो ये कि आप कथक में दिलचस्पी रखती हैं. जी, मैं सीख रही हूँ. और इस दौर में कथक सीखना और सिर्फ अपने लिए सीखना, जी बिल्कुल, है ना, सिर्फ अपने लिए सीखना, और साथ ही साथ आप क्योंकि एक्टिंग भी करती हैं तो वो जो जर्नी है आपकी एक्टिंग की, आपको अभी वो टॉपिक्स मिल रहे हैं काम करने के लिए? आप NSD हुआ या दूसरे रंगमंच हुए, हमने सुना सब कुछ बहुत बदला है. जी, हाउ डू यू फील? बदल तो गया है, लेकिन आई थिंक मेरे लिए एडवांटेज ये रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादातर फोकस स्ट्रीट थिएटर पे करा है. और मेरे लिए स्ट्रीट थिएटर बिकेम अ नेचुरल चॉइस क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरी बाकी चीज़ें हैं जिनके बारे में आई फील वेरी स्ट्रांगली, मतलब चाहे वो जेंडर हो या पॉलिटिक्स हो या भाषा हो,
उन सब के बारे में मुद्दे उठा सकती थी मैं स्ट्रीट थिएटर में। और स्ट्रीट थिएटर की सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसको लेके जा सकते हैं लोगों के पास, लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है फिर उन्हीं एलीट स्पेसेस में, एंड इफ़ दे फील अनवेलकम तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए मेरा फोकस क्योंकि हमेशा स्ट्रीट में ही रहा, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि बाकी थिएटर में क्या हो रहा है। मतलब इंटेलेक्चुअली ऑब्वियसली कि क्वालिटी क्या है, कैसी है, क्या नैरेटिव्स आ रहे हैं, वो सारी बातें थी। लेकिन परफॉर्मेटिवली बिकॉज मैं अपना ही कर रही थी जो मैं कर रही थी, तो वो पैरेलल सॉर्ट ऑफ ट्रैक में चला। तो दैट वाज दैट। तो मेरे लिए कभी काम करना मुश्किल नहीं रहा थिएटर में। थिएटर की अपनी अलग इश्यूज़ आती हैं जो एटलीस्ट जो मैंने फेस करी, कि एज एन एमेट्योर थिएटर पर्सन मेरा अगर कभी मन भी करे स्टेज शो करने का, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि मतलब अगर मुझे एक ग्रुप चलाना है या एक कलेक्टिव चलाना है तो उसको फाइनेंशियली वायबल आप कैसे रखेंगे। तो थिएटर आई थिंक हैज़ चेंज्ड अ लॉट, एंड थिएटर बहुत अच्छा भी हो रहा है, बहुत हाई क्वालिटी भी हो रहा है, कुछ कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं रहा उन कंपनीज़ को समझने का या चलाने का, इसलिए शायद मेरा उस पर कमेंट करना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, 2-3 लोग हैं, मतलब 2-3 संस्थाएं हैं जिनका काम मैंने बहुत करीबी से देखा है और उन्हें हमेशा ही इंस्पिरेशनल माना है। तो मुझे लगता है कि जितना सीख सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, जितना उस आइडियोलॉजी को अपने काम में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उतना बेहतर है। तो जैसे कटकथा जो अनुरूपा रॉय का पपेट्री कंपनी है, या जन नाट्य मंच जो स्ट्रीट थिएटर में एक अलग ही सॉर्ट ऑफ प्लेस रखते हैं हम सभी के लिए, इनका काम मैं सालों से देखती आई हूँ और अलग अलग तरह से मैंने कोलैबोरेट भी किया है अनुरूपा के साथ और जन्म के साथ। बहुत कम, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत हुआ वो टेक्स्ट बुक है परफॉर्मेंस और राइटिंग और थिंकिंग में। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा और वही लर्निंग्स मैं यूज़ करती हूँ आज भी अपने काम में, चाहे मैं कम्युनिटी में जाके नाटक बनाने की कोशिश कर रही हूँ या मैं खुद नाटक लिखने की कोशिश कर रही हूँ। रही बात डांस की, तो कथक मतलब नाचने का शौक़ हमेशा से ही था। मतलब हमारी माँ बताती हैं हमें कि जब कोई घर आता था तो हम उनसे कहते थे कि प्लीज़ हमारा डांस देख लो। जब हम 6 साल के थे तो एक बार हमारे मामा आए थे और वो काफ़ी थके हुए थे, तो उन्होंने कहा था नहीं बेटा मैं नहीं देखूँगा, तुम मेरे से वेरी गुड डांस का इनाम अभी ले लो, पैसे अभी ले लो, दिखाओ मत। मैंने कहा था मैं आपको पैसे दे देती थी वो पिग्गी बैंक से, बट आप देख लो। तो वो मतलब आई थिंक परफॉर्मेंस वाज समथिंग दैट वाज ऑलवेज देयर एज अ पार्ट ऑफ माय डीएनए। तो और मुझे हमेशा से मूवमेंट बहुत फैसिनेट करता था, एंड अब आई कैन ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअलाइज इट नाउ कि मुझे क्या अच्छा लगता है मूवमेंट में। बट टाइम एंड स्पेस में जब आपका एक्सप्रेशन आपकी बॉडी से हो, आई थिंक इट्स लवली कि आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है वही चीज़ें दिखाने के लिए, या जिस तरह से आप वो जो टैक्टिलिटी है मूवमेंट की, कि आप घुंघरू की आवाज़ सुन रहे हैं, आपका पैर ज़मीन पे पड़ रहा है, वो बीट, वो रिफ्लेक्शन आप समझ रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग रहा है। तो मैंने दोबारा फिर कथक सीखना शुरू करा। मैंने बचपन में सीखा था, फिर हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, फिर वो छूट गया। फिर क्लास 11-12 में दोबारा पिकअप हुआ, वो फिर छूट गया। फिर मैंने नौकरी करते हुए दोबारा स्टार्ट करा, वो फिर छूट गया। लेकिन फाइनली अब पिछले 10 साल से मैं सीख रही हूँ, और धीमे 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 धीमे, लेकिन सिर्फ अपने लिए। क्या यंगस्टर्स कथक सीख रहे हैं? सीख रहे हैं, लेकिन वो एक हॉबी की तरह है सिर्फ। मेरा सवाल यहाँ से आ रहा है जी कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आर्ट एंड कल्चर में बहुत कम हुआ है। जी और जी पिछले कई सालों से हमने सरकार के द्वारा किए गए आर्ट और कल्चर के प्रोग्राम्स नहीं किए देखे हैं। बजाय सिर्फ वही है कि बाइडन आ रहे हैं तो कुछ लड़कियां गुजरात में डांस कर रही हैं, और या ट्रम्प आ रहे हैं तो लड़कियां वो कर रही हैं उनको स्वागत करने के लिए, चीयर गर्ल्स की तरह। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। अभी जो फिल्मों में अगर कथक नहीं हो, जो कि अब नहीं है, आप जानती हैं जी, वो तो मतलब मेरी काफ़ी तो अब दुखती लगता है। हाँ, तो अगर ये जो कल्चरल आर्ट फॉर्म्स हैं और जो बहुत बड़ी बातें हैं हमारे कल्चर का हिस्सा हैं,
ये कैसे सरवाइव करेंगे? इसलिए मैंने पूछा क्या लोग अभी ये सीख रहे हैं तो लोग कथक? एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज द डिफरेंस इज कि आप वो फॉर्म्स क्यों सीख रहे हैं. हम जब छोटे थे, जब हमने वो फॉर्म सीखने शुरू करे, या हम अभी भी सीख रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्म से प्यार है. हम फॉर्म सीखना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी वो अदा क्या होती है. मुझे लगता है कि आज के ज़माने में वो क्यों बदल गया है. एंड कमिंग बैक टू एवरीथिंग बीइंग वेरी मोटिव ओरिएंटेड. बच्चे सीख रहे हैं कथक, लेकिन वो इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि वो एक हॉबी क्लास है. वो इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब उनके एडमिशन्स के लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि आपने स्कूल के अलावा और क्या किया है कॉलेज के लिए, तो एक सर्टिफिकेट साथ में जाएगा. तो और मेरी कोफ्त वहाँ है क्योंकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता. इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी कि आपके आर्ट में क्या, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या रिस्पेक्ट है, क्यों है, वो इज़्ज़त आपके आर्ट फॉर्म के लिए कहाँ से आ रही है. तो एंड आई थिंक एज अ कंट्री वी आर वेरी एपैथेटिक टू आवर कल्चर एंड वेरी वेरी एपैथेटिक टू आवर हेरिटेज. अगर हमें थोड़ी सी भी एम्पैथी होती तो मॉन्यूमेंट्स में जाके जो राजू लव सुषमा हमें हर जगह नज़र आता है वो हमें नहीं दिखता. तो और वही कहानी परफॉर्मेटिव आर्ट्स की भी है, स्पेशली क्लासिकल. और एक जो दूसरा सवाल रहता है शायद पेरेंट्स के दिमागों में, वो ये है कि इसका करियर कैसे बनेगा. वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर. आपने सीख लिया, फिर क्या आप सिखाएंगे या परफॉर्मर्स बनेंगे, आप क्या बनेंगे. लेकिन मेरे हिसाब से कथक की दुनिया में कुछ लोग हैं जो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, और उनसे हर तरह से, चाहे वो जिस तरह से सोच रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको देख के सीखना इज़ पॉसिबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लेकिन वही बात है, जब सस्टेनेंस कैसे आएगा? मेरा सवाल ये है कि अगर इन आर्ट फॉर्म्स को कहीं से पैट्रनेज नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट जो था वो फिल्म इंडस्ट्री थी, अब वहाँ से चला गया है. तो ठीक है, इंडियन आइडल हो गया, उसमें परफॉर्म करने के लिए आप कुछ दिन के लिए चले गए और उसमें से एक दो लोग चुन लिए तो गए. वही जो आप बात कर रही हैं ना, बहुत एडहॉक है, बहुत स्पोरेडिक है. कि आप गए, आपने एक शो किया, आप निकल आए, आप गए, आपने एक गाना परफॉर्म किया, आप निकल आए. तो वो एक सस्टेन्ड पेट्रनेज हैज़ टू कम इफ़ यू रिस्पेक्ट द फॉर्म. मतलब पेट्रनेज इज़ एन एक्ट, उसके पहले इज्जत तो करिए फॉर्म की. वो क्यों ज़रूरी है, वहाँ तक तो साल तो पहुँचे. सीखा जा रहा है दिल्ली में, जी, बहुत अरे सीखा जा रहा है, बहुत बहुत बहुत. है ना? कथक में आई थिंक मेरी प्रॉब्लम ये है हमारे ओवरऑल कल्चर से, जो मैं आज तक कई बार वॉइस करती आई हूँ. मुझे लगता है कि हमारे जो इनहेरेंट क्लासिकल फॉर्म्स हैं वो भी धीमे धीमे थोड़े से बदलेंगे, और उन्हें बदलना चाहिए. बेसिक्स नहीं बदलेंगे, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, भाषा नहीं बदलेगी. लेकिन क्या हम आज के तारीख में भी एक ऐसी चीज़ दिखा सकते हैं जो शायद जेंडर के मापदंड पे सही ना हो. दैट हैज़ टू ट्रांसफॉर्म. तो आपकी कथक की लैंग्वेज सेम रह सकती है, एक्सपेरिमेंटेशन सेम रह सकता है, लेकिन उसमें जो हम बात कह रहे हैं वो शायद धीमे धीमे बदलनी बहुत ज़रूरी है. तो वो मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं सीख रही हूँ कि वो हो रहा है. लेकिन वो रिफ्लेक्शन लोगों में कि हम क्यों इस क्लासिकल फॉर्म को अप्रिशिएट करें, ये हेरिटेज क्यों है, वाई इज़ अ क्लासिकल फॉर्म इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, वो नहीं है. और वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एट अ लार्ज स्केल. मतलब आप आर्ट फेस्टिवल्स वगैरह देखिए तो बहुत अच्छा काम लोग ला रहे हैं और लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर वही एलीट हो जाता है, वही लोग हैं, गए आर्ट फेस्टिवल में, देख के आए, निकल आए. नेशनल कल्चरल नेशनलिज्म के इस दौर में कल्चर जो है वो सिर्फ कांवड़ यात्रा और बिल्कुल सिर्फ टोकनिज्म है और शोभा यात्राओं का. बिल्कुल. आप वो पढ़िए, आई थिंक कुणाल पुरोहित ने किताब लिखी है एच पॉप, विच इज़ हिंदुत्व पॉप, एंड दैट इज़ शेपिंग कल्चर इन अ वेरी बिग वे. जिस तरह के डिवाइसिव गाने हैं जो बज रहे हैं, और वो कांवड़ यात्रा में ही बजते हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लिप सर्विस है टूवर्ड्स इंडियन कल्चर, और हीरा मंडी जैसी फिल्में जब आ जाती हैं वो और डैमेज ही क्रिएट करती हैं. क्योंकि जो उसमें कथक है, लोगों को लगता है वो कथक है, लेकिन वो कथक नहीं है. वो कथक से इंस्पायर हो सकता है. कथक के पढ़ंत के बोलों पे करा हुआ डांस कथक नहीं होता हमेशा. वो डिफरेंस समझने की कैपेसिटी नहीं है ऑडियंसेस में. तो जब उन्हें ये नहीं पता कथक क्या होता है, आपने उन्हें कुछ दिखाया,
वो आप दिखा रहे हैं कथक की तरह, तो ये लोग इमेजिन करें कि यही कथक होता है, जब और वो नहीं घाघरा होता चोली है। में है तो और वो लहंगा और वो है, अरे कोट में हो रहा है तो ये तो कथक ही होगा। वो कथक नहीं है। और ये समझ नहीं है हमारी ऑडियंसेस में। और वही मेरा गुस्सा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में शाश्वती दीदी को देखा है डांस करते हुए, और वो प्योर कथक है। या कुछ साल पहले की देवदास जो आई थी, जो महाराज जी ने जो कोरियोग्राफ किया था, जिसमें उन्होंने गाया भी है, वो पूरी जो पीसेस हैं और वो पूरा जो गाना है वो प्योर कथक है जो माधुरी दीक्षित ने किया है। और वो बहुत ज़रूरी है समझना कि हम वही लोग हैं जो उसको कथक समझ रहे थे, और हम वही लोग हैं आज जो हीरा मंडी देख के हमें लगता है कि ये कथक है, जो नहीं है। तो और छोटी छोटी डिटेल्स हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक क्लासिकल फॉर्म में होती हैं। तो मेरे ख्याल से वो इंटेलिजेंस नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो मीडिया है वो दिखाता नहीं है। एक दौर था जब दूरदर्शन आर्काइव्स पे आप क्लासिकल प्रोग्राम्स देखते थे, मतलब महाराज जी और शाश्वती दीदी के प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते थे जो डीडी पे, प्रसार भारती पे आते थे। या मतलब आप MS सुब्बलक्ष्मी को सुनते थे, आप गिरिजा देवी को सुनते थे। ये एवरीडे वॉचिंग थी इंडिया की, क्योंकि ये डीडी पे आता था। आपकी एवरीडे वॉचिंग क्या है अब आपकी एवरीडे वॉचिंग, मतलब न्यूज़ के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। क्लासिकल के नाम पे कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो जब आपका पॉप कल्चर चेंज हो गया तो फिर हम कैसे लोगों से उम्मीद करें कि उनको समझ में आएगा कि क्लासिकल क्या होता है। फिर ये क्या है, राष्ट्रवाद का मामला समझाने की कोशिश करिए ज़रा। अब ना तो अपने डांस फॉर्म्स के लिए, ना अपने म्यूज़िक के लिए, ना अपने किसी भी जो जिसको हम कल्चर कहते हैं उन चीज़ों के लिए सबको कनाडा शिफ्ट हो जाना है। और खाने भी वही खाने हैं जो उनकी फूड चेन्स के हैं। जी। तो ना कपड़े वैसे हैं, ना खाना है, तो फिर सिर्फ कुछ आइडेंटिटीज़ को पीटने के ही लिए राष्ट्रवाद क्या है? मतलब मुझे तो लगता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा सेंटिमेंट ले लिया गया है और अप्रोप्रिएट कर लिया गया है बाय द करंट रेजीम कि आप डिमोनाइज कर दिए जाते हैं अगर आप उस नेशनलिज्म में फिट नहीं होते। सो लाइक फॉर एग्जांपल, बीइंग अ क्रिटिक, बीइंग एन एक्टिव सिटीजन एंड बीइंग अ क्रिटिक ऑफ द करंट पॉलिटिक्स, वो आपको जेल में डाल देता है जहाँ उमर बैठा हुआ है इतने सालों से, क्योंकि वो कैद है वहाँ। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बहुत कन्वीनियंटली यूनिडिमेंशनल कर दी गई है, जिसमें कल्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है। कल्चर और हेरिटेज क्या है, क्यों है, वो हेरिटेज आपको किस तरह की एंकरेज देती है। और ये बात सिर्फ आर्ट्स में नहीं है, ये बात आप टेक्सटाइल आर्ट में देख लीजिए। चिकन जो हम जानते हैं, लखनवी चिकन जो सिर्फ लखनऊ में रहने वाले लोग नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने चिकन काम से मोहब्बत करी है, वो आपको चिकन और तेपची में देख के फ़र्क बता देंगे जी। लेकिन आज की तारीख में जिन लोगों को नहीं पता है, वो तेपची को चिकन मान रहे हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट चली गई है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग चली गई है कि क्या चिकन है क्या नहीं है, सिमिलरली क्या कथक है क्या नहीं है। और राष्ट्रवाद ने इन सारे नैरेटिव्स को बहुत पहले छोड़ दिया है। आप नेशनलिस्ट आज की कंट्री में तब होते हैं जब आप बाहर खड़े होकर जय श्री राम चिल्लाते हैं। जब आपने उस परिभाषा को ही बदल दिया तो फिर उसको इवैल्यूएट करने का कोई तरीका ही नहीं बचा। द कंप्लीट सर्कल ऑफ व्हाट इंडिया इज़, वो तो कहीं रह गया ना, वो प्रॉब्लम है। मतलब हम भूल चुके हैं कि मेरे लिए मेरा जो एक बहुत पसंदीदा भजन है, और आई एम एन एथीस्ट, अदरवाइज आई डोंट लिसन टू भजन्स एट ऑल, बट मन तड़पत हरि दर्शन को आज रफ़ी ने गाया है, नौशाद ने बनाया है और शायद शकील ने लिखा है। कहाँ गई ये बातें? ये बातें ही नहीं हैं राष्ट्रवाद में। तो जब नेशनलिज्म की डेफिनेशन ही कुछ और कर दी जाए, एक धर्म को मानने वालों का ही राष्ट्र है और औरों का नहीं है, वो वाला और नहीं, एक ही धर्म को मानने वाले मर्दों का राष्ट्र है। बहुत इम्पोर्टेंट है। बार मर्द कह रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आप तो हिंदू अपर कास्ट, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एजुकेटेड, अर्बन महिला हैं, और आप कह रही हैं तो मैं एक लेवल एक्सट्रीम प्रिविलेज से कम हूँ,
क्योंकि मैं औरत हूँ और मर्द नहीं हूँ। अगर मैं मर्द होती तो शायद मेरे प्रिविलेज की कोई इंतहा ही नहीं होती, लेकिन मैं भी वो औरत हूँ जो बीच रात में जब चलती है तो पलट पलट के अपने शोल्डर के पीछे देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा। तो औरत एज एन एंटिटी, मतलब उसमें जब आप क्लास, कास्ट और रिलीजन और बाकी सेक्सुअलिटी, इतनी सारी इंटरसेक्शनैलिटीज़ हैं, जब वो जोड़ देते हैं तो वो और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। लेकिन एज एन अपर क्लास, अपर कास्ट, privileged, educated, English speaking Hindu woman, I am still threatened, and I'm still a minority because I'm fat, I'm unmarried at 38, single, I am vocal, and I'm a vocal critic of the government. तो अलग तरह से threats हैं, but threats तो हैं, और वो ज़रूरी है समझना कि वो threats हैं। कन्वेंशन ना फॉलो करने से थ्रेट होता है। आइडेंटिटी एक पार्ट होता है, और उस आइडेंटिटी को आप किस तरह से यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से वो भी एक लार्ज स्केल थ्रेट क्रिएट करता है। फिल्मों पे बात करना था। जी। और जिन फिल्मों को देख करके हम लोग अशश करते थे कि ये क्या है, मतलब चमत्कार जैसा लगता था। जी जी। और प्यासा की बात कर ले या गुरुदत्त का जॉनर जो है पूरा, द वे ही पिक्स अप एनी सब्जेक्ट एंड देन पोर्ट्रेज इट ऑल, और वो वहाँ से आप शुरू करें। और बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया फिल्मों के लिए जी। और आजकल जिसमें सिर्फ अगर आपने पैसा बहाया है तो फिल्में हैं जी। और इसमें वो भी हैं जो शाहरुख खान की फिल्में हैं, है ना, या वो वाली सलमान खान की जो फिल्में हैं, वहाँ से लेकर के ये जो फिल्में हैं जो संजय लीला भंसाली बना रहे हैं। जी। क्या पैसा सबका तय करेगा? क्योंकि अब कॉरपोरेट पैसा आ गया है, अब क्रोनी कैपिटलिज्म के इस दौर में उन्हीं मालिकों का पैसा फिल्मों में भी आ गया है। तो फिल्मों से सब कुछ अब जस्टिफाई हो सकता है, क्योंकि पॉपुलर कल्चर में आपको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मैसेज देना होता है ना, कि इट इज़ ओके टू बी लाइक दिस। ये जो हो रहा है समाज में ये ठीक है जी। ये हम समस्याएं हमारी वही हैं, यानी कि साहिर लुधियानवी को जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है आज आप पढ़ना चाहें, समस्याएं वही हैं, पढ़ने नहीं दिया जाएगा। और वही सबसे सैड चीज़ है कि इतने सालों में कुछ नहीं बदला, एंड वी आर ऑल पार्टी टू इट। तो मेरी तो यही पॉइंट था जब अभी JNU नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी, तो मैंने अपने लेख में यही लिखा था कि क्या कोई तरीका है कि जिस तरफ JNU चलाई जा रही है उसी थिएटर में हम एक स्क्रीन पे राम के नाम चला दें। आनंद पटवर्धन की जो डॉक्यूमेंट्री है, लेके आते हैं ना वो फिल्म, दिखाते हैं लोगों को। तो हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मॉनिटरी इज़ वन पार्ट, बट द अदर बिग पार्ट इज़ आई फील कि मतलब आज के दौर में हम सिनेमा क्यों देख रहे हैं और सिनेमा को किस तरह से हम तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें भी बहुत फ़र्क है। तो जब साहिर ने जिन्हें नाज़ हिंद पर वो कहाँ लिखा था, आज आप लिख नहीं सकते, वो कैसे लिखेंगे आप? व्हाट, यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट अ थिंग लाइक दिस। फैज़ की शायरी पढ़ने पर टीचर्स सस्पेंड हो गए हैं जी इस देश में। जी, तो पॉलिटिकल रियलिटी ये है। मतलब मैं कई बार कहती हूँ, मेरी एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा फिल्म है हैदर, और मुझे लगता है कि आज के दौर में हैदर नहीं बन सकती दोबारा। मुझे नहीं लगता कि अगर वो बन भी गई, चलिए, वो रिलीज़ नहीं होगी। तो बहुत अलग अलग तरह से एक्सप्रेशन को म्यूट तो करा ही गया है, लेकिन फिल्में कुछ मेरे हिसाब से ऐसी हैं जिन्होंने सोच बदलने का काम करा है और करती आई हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी फिल्म का एक द नीड फॉर द फिल्म कैन नॉट बी कि मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहता हूँ। मतलब ये मैं नहीं कह रही कि हर फिल्म एक मुद्दा लेके आए जिससे कुछ बदले, लेकिन जो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ वो ये है कि फिल्में अलग अलग तरह से लोगों की सोच बदलती आई हैं और बदल सकती हैं। और क्योंकि ये पावर है फिल्मों की जो आज के लोग रिकग्नाइज़ करते हैं, इसीलिए JNU, आर्टिकल 370, केरला स्टोरीज़ और ऐसी अलग अलग फिल्में एक के बाद एक बनी हैं, और इसीलिए आपको नहीं दिख रही हैं प्यासा जैसी। और उसमें झूठ बहुत दिखाया गया है। केरला स्टोरी में 3 केसेस को 33,000 बोला गया। वो तो मतलब वो तो खैर वी लर्न फ्रॉम द बेस्ट, तो इट्स हार्डली अ सरप्राइज कि झूठ किस लेवल पे बोला जा सकता है। देखिए, इस देश में मेरे हिसाब से आज की रियलिटी ये है कि झूठ को चिल्ला चिल्ला के बोलो, बार बार बोलो, तो वो सच बन जाता है।
वही है, आप स्केल में जाके झूठ दिखा दीजिए, लोग मान लेंगे कि वो सच है। जिन लोगों को पॉलिटिकल रियलिटीज़ नहीं पता बाबरी की, जिन लोगों को पॉलिटिकल रियलिटीज़ नहीं पता गोधरा की, वो इस समय जाके परजानियाँ ढूंढ के नहीं देखेंगे। आप जो फिल्म अब रिलीज़ करने वाले हैं गोधरा पे, वो देखेंगे और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस फिल्म को देख के बनाएंगे। तो यू आर चेंजिंग अ जनरेशन्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन हिस्ट्री, on how it has happened, what has been done, and that is my problem. सौम्या, मुझे लगता है इस देश में एक ट्रुथ कमीशन की ज़रूरत है। जो हमारे एक तो ख़ास बड़े जो नेता हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, वो जब झूठ बोलें तो वो ट्रुथ कमीशन उसको नोट करे और उसको उस पर बयान जारी करे और उनसे पूछे। पर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। अगर लोग इंटरेस्टेड होते तो हर बार जिस कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला जा रहा है वो कहीं क्वेश्चन में होता, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो सच है या झूठ है, क्योंकि वो उनके नैरेटिव में फिट होता है। वही इसलिए मुझे लगता है, तो नसीर साहब ने कहा था कि ये जो जिन है जो निकल गया है, वो ऑफ कोर्स एक अलग कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे, बट उसको अगर मैं अलग तरह से देखूँ, ये जो जिन है जहाँ हमें फैक्ट से कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो फैक्ट है या नहीं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि nobody is interested in knowing fact because उनकी ज़िंदगी नहीं चेंज हो रही ना। और फैक्ट और ट्रूथ का फ़र्क क्या है, ये सवाल ही कोई नहीं पूछ रहा है। तो रवीश ने कहा था, ये एक उनका इंटरव्यू था, मैं भूल रही हूँ कब, लेकिन उन्होंने कहा था दैट वी आर लिविंग इन अ कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, बिकॉज जब आपकी सवाल पूछने की क्षमता ही ख़त्म कर दी लोगों ने, तो आप कहाँ जाके पूछिएगा। आप सोच नहीं रहे हैं कि ये सच है या झूठ है। वो तो आप और हम बात कर रहे हैं कि वो जी झूठ है या सच है, जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, लेकिन ये ही नहीं आ रहा है दिमाग में। क्योंकि जो सारा दिन आप अपने फ़ोन पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप में, वही आप न्यूज़ पे देख रहे हैं, वही आप बातें कर रहे हैं, उस साइकिल में आप हैं। तो आपको ये ही नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। एंड वही है, आप एक भीड़ को एग्रीवेट कर रहे हैं इस वक्त। वो भीड़ जाके जैसे भी रिएक्ट करना चाहिए वो वैसे रिएक्ट करेगी जैसे आप कहेंगे, और वही हमारी कंट्री की रियलिटी है। तो सिनेमा, It fills me with so much of anxiety. yes, and it is something to be very anxious about, because that is the country that we are living in. We are living in a country that doesn't ask questions. लेकिन वही है कि हर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अगर मतलब जैसे मैं उसे देखती हूँ, मेरे लिए हर डेमोक्रेटिक इलेक्शन एक सवाल उठाने का सबसे बड़ा ज़रिया है इस देश में, जो हमें संविधान ने दिया है। आप अपना सवाल अपने वोटिंग बूथ पे उठाइए, जब आप वो बटन दबाने वाले हैं तब उठाइए, तब बात बदलेगी। हम जब छोटे थे तो नुक्कड़ नाटक भी होते थे चुनाव के दौर में, अब होते हैं? मैंने हाल ही में तो ज़रा कम देखे हैं, बट वही है, क्योंकि हमारी स्पेसेस इतनी अलग अलग हो गई हैं, तो एलीट स्पेसेस में तो नुक्कड़ नाटक होता नहीं है, और कहीं और हो रहा है या नहीं, ये जनरली देख के जाके ही पता चल। कस्बों में, छोटे शहरों में नुक्कड़ नाटक के लिए स्पेसेस बचे हैं जो ऐसे हों जहाँ उतनी टॉलरेंस हो कि जब नाटक अपना मैसेज दे रहा हो तो उसे टॉलरेंस होती तो लिंचिंग नहीं होती ना। अगर टॉलरेंस होती तो हम शुभा पे किसी का खून नहीं करते थे। तो ये मानना कि टॉलरेंस है इज़ अपने आप को सांत्वना देने की बात। और कुछ टॉपिक्स पे होगी, ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक पे इंटॉलरेंस है, बट कुछ टॉपिक्स पे होगी इंटॉलरेंस। किस हद तक आप उसे पुश कर सकते हैं, सवाल वहाँ आता है। तो मुझे लगता है कि, तो आई स्टिल रिमेंबर इन दैट सेम इंटरव्यू रवीश हैड सेड कि अगर आप लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। वो तो हम सब ने किया ही है। बिल्कुल, तो वहाँ से अगर कहानी शुरू हो तो आपके पास जगह बचेगी ना कुछ सुनने या मानने की। मुझे लगता है कि हमारे पास फिज़िकल स्पेस अगर चाहे तब भी हो, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक स्ट्रीट थिएटर करने का, गांव में, कस्बों में, जो ओल्डर जनरेशन है वो सुनना चाहती है, ये जो यंग लॉट है वो कह रहा है कि हमें नहीं सुनना। तो वो भी एक डिफरेंस है, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रीजन टू रीजन, टॉपिक टू टॉपिक बदल रहा है। जेंडर पे बात करना इज़ ईजियर, रिलीजन पे बात करना इज़ दैट मच हार्डर।
हमने कई बार जेंडर का जिक्र किया, आपने भी किया। बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि वुमेन कार्ड एक चीज़ है जो महिलाएं खेलती हैं। अभी मालीवाल का मामला सामने आया और ऐसे सभी मामलों में, चाहे वो स्मृति ईरानी का मामला आपको याद होगा जब उन्होंने भी एक हंगामा किया था गोवा में, और उसके अलावा भी, तो ये जो नुकसान पहुंचता है वुमेन कॉज को, जब इस तरह की हाई प्रोफाइल चतुर नारियां इस तरह की कोई हरकत करती हैं और उससे फिर सबको ये मौका मिल जाता है कि ये वुमेन कार्ड, तो वो जो जिसका सच में बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, हत्या हो रही है, वो सब कुछ पीछे चला जाता है और वुमेन कार्ड का सवाल आ गया जाता है। बिल्कुल। और इसकी इतनी रील्स हैं, इतनी भरमार है कि ऐसी महिलाओं की कि गाड़ी उनकी खुद से टकरा गई और उन्होंने कह दिया कि भैया तुम देख के नहीं चला सकते, और ये सब यहाँ से लेके जो मालीवाल वाला हुआ है जिसमें उन्होंने कह दिया कि उनको इतना ज़्यादा पीटा गया वो चल नहीं पा रही है, सर पे चोट आई है। इसका क्या हल है? मतलब बैलेंस कैसे है? हम जानते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, घरों के अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, वर्क प्लेस पे हो रहा है, सड़क पे हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल किया जाता है। और वो एक, मतलब यू आर राइट, जेंडर मूवमेंट गेट्स पुश्ड बैक बाय सेवरल टाइम्स इस टाइप की जब हरकतें करी जाती हैं। बट मुझे लगता है कि जब कोई भी औरत जेंडर के बारे में बात करे, ये कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मूवमेंट की तरफ है या नहीं, भाई आपको तो खुद पता होता है ना कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं जब आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक कोई स्टांस हो सकता है या एक कोई सिस्टम हो सकता है इसको सॉर्ट ऑफ बेटर करने का या चेंज करने का। मतलब फॉल्स केसेस भी आए हैं मी टू मूवमेंट में, लेकिन व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है कि महिला संगठनों को और महिलाओं को खुद ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी भी करें। जो गलत तरीके से वुमेन कार्ड इस्तेमाल करती हैं उनकी शेमिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। पर मुझे ये नहीं पता अभी तक, और मैं खुद इस सवाल से ग्रैपल करती हूँ कि इज इट पब्लिक शेमिंग और इज इट क्रिटिक। आई वुड रादर कि देखिए, शेमिंग करने में फिर वो पावर स्ट्रक्चर बदल जाता है कि हम अपने आप को एलिवेट करके किसी और को शेम करें। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से टू कॉल आउट, एक आरोप से कोई जेल चला गया, उसकी नौकरी चली गई, कॉल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और जो हम मी टू मूवमेंट के दौरान कहते रहे कि कॉल आउट करिए वर्क स्पेसेस में, फिर हम में से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब घर की ओर नज़र डालिए, कॉल आउट द परपेट्रेटर्स एट होम, विच इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिफ़िकल्ट। एंड बहुत सारी एक जाइंट पॉपुलेशन है इस कंट्री की जिसका पहली बार उत्पीड़न घर में किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कॉल आउट व्हाट यू सी इज़ बीइंग मिसयूज्ड। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी ने एक फॉल्स एलिगेशन किया है, मतलब बेसिक रूल तो यही है दैट फर्स्ट यू हैव टू बिलीव द विक्टिम और बिलीव द सर्वाइवर। लेकिन अगर तहकीकात के बाद आपको दिख रहा है कि ये चीज़ गलत है या द स्टोरी इज़ नॉट एडिंग अप, तो उतना ही ज़रूरी हो जाता है उस चीज़ को कॉल आउट करना। शेमिंग मे नॉट बी द वे, बट कॉलिंग इट आउट ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट डेफिनेटली द मूवमेंट सफ़र्स, थाउजेंड्स ऑफ विमेन सफ़र जब एक जना उसको मिसयूज़ करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना बहुत ज़रूरी है। आई नो, जिसमें विवाद था इसका संपत्ति का जी, और उसमें वो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया बलात्कार का, उसने उस लड़की को कभी देखा नहीं था जिसने लगाया, लड़की ने भी उसको नहीं देखा था। वो बीएसएफ में लड़का काम करता था, उसकी नौकरी चली गई, दिल्ली का मामला है जी। अब ऐसे में आप ये बताएं कि क्या किया जाए ऐसे लोगों का, क्योंकि हमारे पास तो इतने मामले जो जेन्युइन मामले होते हैं वो भी है सामने, लेकिन ये जो 2-3 मामले जब ऐसे आ जाते हैं, पुलिस वालों का कहना है, अब हम खुद ही जानते हैं कि ये सारे झूठे मामले हैं, महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है, महिला खुद भी कर रही है या कोई वकील कर रहा है या कोई उनका भाई या बाप कर रहा है, कोई कर रहा है, ठीक है। तो ये है, अभी जेंडर का सवाल बड़ा डाइसी हो गया है। मुझे ये लगता है कि जेंडर का सवाल औरत के परिवेश से निकलना चाहिए और पेट्रियार्की के अगेंस्ट चलना चाहिए, जिसमें उतनी ही हेल्पलाइंस और उतनी ही मदद मर्दों, जो मर्द सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी हों। द एनिमी इज़ नॉट मेन, द एनिमी इज़ अ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। तो अब अगर एक मर्द उस पेट्रियार्कल चक्कर का शिकार हो रहा है, तो उसके लिए भी हेल्पलाइंस, इकोसिस्टम्स, जगह होनी चाहिए जो आके समझे क्या हो रहा है, लीगली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सेंटिमेंटली। वो इकोसिस्टम्स बनने ज़रूरी हैं हर जेंडर के लिए। हद ये है कि मर्द भी, अगर कोई पीड़ित पति है या पीड़ित मर्द है, बहन से भी पीड़ित है मान लीजिए,
तो उसको मर्द भी ये कंसेशन नहीं देते कि ये अच्छा किया उसने कि वो रिपोर्ट कर रहा मामले को, बजाय इसके कि वो वायलेंट हो जाता। वायलेंस से काम नहीं करा लिया उसने, और उसने उसको रिपोर्ट किया। जी बिल्कुल। तो अभी तक स्टिग्मा है कि अगर आप मर्द हैं और महिला पीड़ित हैं तो आप कैसे मर्द हैं? तो यही प्रॉब्लम है। तो मैं हर बार यही कहती हूँ कि मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, क्योंकि मर्दों के पास वो जगह ही नहीं है। पेट्रियार्की ने डीह्यूमनाइज मर्दों को किया है, औरत को विक्टिमाइज किया है, लेकिन मर्दों को डीह्यूमनाइज किया है। तो उनके लिए वो जगह होनी बहुत ज़रूरी है, और वही जेंडर के मापदंड पे इक्विटेबल स्पेस होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे फैक्ट, ट्रूथ, जेंडर पॉलिटिक्स, इन तीनों चीज़ों को देख के समझ में आएगी जो सिचुएशन है उसको किस तरह का इंटरवेंशन चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो इकोसिस्टम्स नहीं हैं हमारे देश में अभी, क्योंकि हम अभी ये सारे नैरेटिव समझ ही रहे हैं। और सब बहुत मेरे ख्याल से इस खौफ में रहते हैं कि कहीं हम कुछ ऐसा ना कर दें कि हमारे ऊपर कुछ आ जाए, या हमारी नौकरी चली जाए, या हमारा कोई इशू आ जाए। तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। हाँ, मैंने इसलिए आपसे ये बात छेड़ी क्योंकि आप एक रेडियो से भी, कम्युनिटी रेडियो से भी जुड़ी हुई हैं, और आप लगातार इस पर बात करती हैं। जी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सेक्सिज्म पर बात जी हो, बिल्कुल, हम लोग ज़्यादा बात करें, और इसमें मेन कितना ज़्यादा विक्टिमाइज हो रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। मेन परपेट्रेट भी कर रहे हैं, मेन विक्टिमाइज। तो व्हाट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर इज़ कि विक्टिमाइजेशन की परसेंटेज कितनी है। एक बहुत बड़ी परसेंटेज है औरतों की जो ओवर जनरेशन्स विक्टिमाइज होती ही चली आई हैं। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना हमेशा मुझे लगता है सर्वाइवर को ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आई थिंक शुड नॉट गो एनीवेयर। लेकिन मुझे लगता है जिस भाषा में हम सोचते हैं, और वही मेरा सबसे ज़्यादा काम है रेडियो पे भी, मेरा मानना है कि भाषा सोच को बनाती है, सोच भाषा को बनाती है, और वो साइकिल है। तो अगर आप सोच नहीं बदल सकते तुरंत, तो भाषा पहले बदलिए। भाषा बदलेगी तो सोच बदल जाएगी। तो अगर आप जैसे मसलन शादी हो नहीं रही वर्सेस शादी कर नहीं रही में एजेंसी आती है, कर नहीं रही में चॉइस आती है, एक्टिव डिसीजन मेकिंग आती है। जो हो नहीं रही मेक्स इट साउंड लाइक कि कोई और आके आपके लिए कुछ कर देगा, या अर्थक्वेक आ गया, या लाइटनिंग आ गई, क्योंकि वो हो गया। तो ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण है। ऐसे ही जो बड़े बड़े अलग अलग सेंटेंसेस हैं कि अरे तू, जैसा आपने अभी कहा, अरे तू लड़का होके तू मर्द नहीं माना जाएगा अगर तू औरत से उत्पीड़न पे सवाल उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें लैंग्वेज पेट्रियार्की को टैकल करके होंगी, लेकिन टैकल करने के बाद एक इकोसिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम भी जब गांव में जाके हमने नाटक किया है, या रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में नाटक किए हैं जाके, ऑन अगेंस्ट मैरिटल रेप, अगेंस्ट रेप एंड वायलेंस फॉर अगेंस्ट वुमेन, वो नाटक हमने करे हैं। लेकिन उस नाटक के बाद हमारे पास औरतें आई हैं और उन्होंने पूछा है कि जी आप जो कह रहे हैं हम पूरी तरह सहमत हैं, हम अग्री कर रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमें जब घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और हमारे पास काम नहीं होगा और पैसा नहीं होगा, हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, किसकी जिम्मेदारी क्या है? इन सवालों के जो जवाब हैं, जो एक्चुअल आपको इकोसिस्टम्स चाहिए कि इस औरत के साथ फलाना चीज़ हो रही है तो वो इस इंसान के पास जाए, इस मर्द के साथ ये चीज़ करी जा रही है वो इस इंसान के पास जाए, वो वाइड स्प्रेड इकोसिस्टम्स होने बहुत ज़रूरी हैं, तब जाके समाज बनेगा। कहीं है ये दुनिया में? अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरह के सिस्टम्स होंगे और हैं, लेकिन हमारे टाइप की पॉपुलेशन और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो उसके डिविजन्स हैं और इंटरसेक्शंस हैं, उसके लिए क्रिएट करने पड़ेंगे। इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। हम अलग अलग देशों से सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनमें किसी और देश का बना बनाया एक सिस्टम फॉर एग्जांपल फिट नहीं होगा। तो अलग अलग देशों से सीख के वो इकोसिस्टम्स बनाने होंगे। हर चीज़ पॉलिटिक्स पर आ जाती है। आप इकोसिस्टम की बात कर रही हैं, मुझे ये याद आ रहा है कि पूरे भारत ने सपोर्ट किया पहलवान लड़कियों का। जी, सिर्फ पॉलिटिक्स ने नहीं किया। जी, पता नहीं पूरे भारत ने भी किया या नहीं। नहीं, जो लोग भी पहुंचे उनके पास, इतनी भीड़ लगी, और दूसरे जो नॉन गोदी मीडिया उसने कवर किया, लोग पहुंचे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो और बड़े बड़े कुछ खेल जगत के नामों ने भी उनको, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, उनको न्याय नहीं मिला। दो चीज़ें हैं, एक जितने बड़े नामों को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। द बिगेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द कंट्री डिड नॉट स्पीक अप एंड दे शुड हैव स्पोकन अप।
बट दे डिडंट। तो बड़े बड़े नामों ने नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों ने नहीं किया जितना करना चाहिए था। महिला बाल विकास कल्याण मंत्री ने नहीं किया। एग्जैक्टली। तो हमारे पास क्या सिस्टम था? हम उनसे नहीं कह पाए कि आप अपना काम नहीं कर रही हैं। टैक्स पेयर का पैसा, आपको सैलरी मिल रही है, आपका पूरा पर्क्स वहां से आते हैं जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से हैं। बिल्कुल। लेकिन स्मृति ईरानी ने महिला नहीं किया, और मणिपुर के ऊपर भी नहीं। और जब पॉलिटिकल सिस्टम्स में इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं और ये पावरफुल मर्द छोड़ दिए जाते हैं या छूट दिए जाते हैं, तो समाज को ये एक संदेश ये मिलता है कि हाँ ठीक है, बच जाओगे, नहीं फ़र्क पड़ता, ये ठीक है, लड़के तो ऐसी चीज़ें करते ही हैं, बॉयज़ विल बी बॉयज़, यही तो सुनते हैं ना हम। और उसका जीता जागता उदाहरण है जो आपने अभी अभी दिया। तो वही चीज़ है कि इकोसिस्टम्स अगर सरकार ना बनाए और आवाम खुद बनाए, हम जो अपने इकोसिस्टम्स बना सकते हैं वो क्या है, शायद वहाँ से अगर शुरू करें तो सॉल्यूशंस तक हम पहुँच पाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम एपैथेटिक है औरतों के अगेंस्ट, ये बात सच है और ये दिख रहा है। और मतलब खुद ही इतने हेट स्पीच के केसेस हैं जो सिटिंग सीएम्स हैं जिन्होंने औरतों के अगेंस्ट कई बातें कही हैं और मुसलमान औरतों के अगेंस्ट काफ़ी बातें कही हैं। तो मतलब तो बहुत एक लार्ज सिस्टेमिक चेंज की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है कि अगर उनको माइक्रोकॉज़म से शुरू करा जाए, अपना घर, अपनी कॉलोनीज़, जो हमारे घर पे काम करने आते हैं, जो मदद करते हैं हमारी, उनके घरों में हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर उनके घरों के लिए कितने खुले हुए हैं, अगर उनकी जो दिक्कतें हैं वो अगर हमारे पास आएँ और बताएं तो हम उनके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा पीनलाइज ना हो। कम से कम वहाँ से प्रिविलेज यूज़ करना शुरू करें, और वहाँ से अगर शुरुआत होगी फिर आगे देखा जाएगा क्या हो सकता है। और जहाँ औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, जहाँ पहलवान खड़े हैं, वहाँ जाइए, बार बार जाइए, लगातार जाइए, तब होगा। मतलब जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट शुरू हुई एंटी CANRC की, तो हम में से कई लोग थे जो दिन भर, रात भर वहाँ हुआ करते थे। चर्न में लोग हुआ करते थे कि क्योंकि लोग होने चाहिए थे। फिर जब और छोटी प्रोटेस्ट और अलग अलग इलाकों में शुरू हुई तो हम में से कई लोग वहाँ जाते थे, वहाँ अपनी पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट और वो सब पढ़ा करते थे। पहलवान लड़कियों के पास जब कुछ पॉलिटिकल लीडर गई है, पॉलिटिकली एफिलिएटेड लीडर्स पहुँची, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप मत आइए। उनको ये डर था कि ये पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो जाएगा। इसके बावजूद उनको अकेला नहीं छोड़ा किसी ने। बात उनकी होती रही, हम लोगों ने बड़े शोज़ किए टेलीविज़न पर इसके लिए, मगर उनको न्याय नहीं दिला सके हम लोग। नहीं, ये हताशा, ये नाउमीदी और युवा लड़कियों के लिए जो शहर के अंदर है बहुत तोड़ती है। ये हेल्पलेसनेस बहुत रियल है। हम सब इस सच्चाई से वाकिफ़ हैं कि जो लड़कियां इस देश के लिए मेडल लेके आईं, जिनको इन्होंने देश का गौरव, देश की बेटियां बोला, प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले और उनको अपने परिवार का हिस्सा कहा। जी, और जिस वर्बियाज से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि औरत सिर्फ आपके रिश्ते में आके वजूद नहीं पाती है, वो आपकी बेटी नहीं है, वो एक औरत है और उसने अपने हिसाब से किया है जो किया। इसलिए मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहरहाल, तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसी सिचुएशंस में साथ नहीं देते हैं और आप नहीं आके सॉल्व करते हैं, तो आपका सॉल्व ना करना और आपका परपेट्रेटर को पनिश ना करना जस्टिफाई कर देता है उनका एक्शन ऑटोमेटिकली। तो जो हम कर सकते हैं, चाहे वो मीडिया में आवाज़ उठाना हो, चाहे जाना हो, चाहे और अलग अलग तरह से बार बार लिखते रहना हो कि पब्लिक मेमोरी से वो बातें ना जाएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और उनको वापस लाना इलेक्शन के दौरान बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप एक्चुअली वोट देने जा रहे हैं तब आपका डिसीजन क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी था आपसे ये इन पर बातें करना, क्योंकि आप खुद एक रेडियो से भी जुड़ी हुई हैं, जेंडर के सवालों को वहाँ भी उठाती हैं। जी, आप अभिनय भी करती हैं, नाटक से भी जुड़ी हुई हैं और फिल्म क्रिटिक भी हैं। जी, और साथ में एडवर्टाइजिंग की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। तो ये पूरा ये जो संसार रचा जा रहा है, नैरेटिव का संसार, इस पूरे संसार से आप वाकिफ़ हैं, इसलिए ज़रूरी था आपसे बात करना। लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी को बहरहाल लिमिट किया कि आप अपर कास्ट, अपर क्लास, अर्बन प्रिविलेज्ड, इंग्लिश एजुकेटेड हिंदू, लेकिन महिला हैं तो इसलिए कुछ कमज़ोर पाती हैं। कमज़ोर तो नहीं पाती, वो कहना शायद सही नहीं होगा। अच्छा। लेकिन लड़ाई के मेरे पास
बहुत सारे रीजंस हैं और मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, उनको मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ कि और आवाज़ें आएँ और साथ जुड़ें, वो है फाइनल अल्टीरियर मोटिव रियली। लेकिन वही है, मतलब होमोजिनस होना आज के लिए इस देश में सर्वाइव करना बहुत आसान कर देता है, लेकिन जब आप अपने शर्तों पे जीना चाहते हैं तो उसके अपने खुद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट दोज कॉम्प्लिकेशंस आर वर्थ फाइटिंग। क्योंकि जब आप अपने घर में लड़ेंगे आप, तब फिर समाज में लड़िए, फिर वो लड़ाई और बड़ी होती है। वो कौन सी फिल्में हैं जो आज के युवा को ज़रूर देखनी चाहिए, जो मायने बदलती हैं ज़िंदगी के? ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेरी टॉप 5-6 फिल्में हैं, एक तो मुझे लगता है प्यासा सबको देखनी चाहिए। प्यासा बहुत सारे रीजंस के लिए देखनी चाहिए और मैं शायद घंटों बात कर सकती हूँ प्यासा और कागज़ के फूल के बारे में, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है उन दोनों फिल्मों का। लेकिन प्यासा इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सवाल तब थे वही सवाल आज हैं, और कुछ बदला नहीं है। लेकिन जो हताशा है उसमें जो गुस्सा है, वो गुस्सा हम में एज अ कंट्री होना चाहिए आज भी, टू चेंज समथिंग। तो प्यासा इज़ राइट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। कागज़ के फूल सिर्फ उसकी सेंसिटिविटी के लिए, उसकी क्राफ्ट के लिए, हर फ्रेम एक पेंटिंग है, वो टेक्स्ट बुक है सिनेमा बनाने वालों के लिए हर तरह से। कैमरा एंड लाइट वर्क, कैमरा लाइट वर्क, मतलब उस फिल्म के हीरो वीके मूर्ति हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। तो लेकिन मुझे लगता है वो फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए लोगों को कि सेंसिटिविटी क्या होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं उस फिल्म में, कोई बारिश में भीग रहा है तो कोट दे देना, किस तरह से बात करना, कैसे जब ज़िंदगी एक साइकिल में घूम के आती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी वर्सेस सर्वाइवल के जो सवाल हैं। बहुत उम्दा फिल्म, बहुत ज़रूरी फिल्म, और दोस्ती के उसमें क्या मायने हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है देखना। 3 फिल्मों ने ड्यूरिंग द 60s एंड द 70s लूजली मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। एक तो चुपके चुपके, अब मैं इसे इंटेलेक्चुअलाइज कर सकती हूँ, लेकिन जब मैंने बचपन में देखा तो भाषा क्या होती है, क्यों हम एक भाषा को दूसरी भाषा से ज़्यादा मानते हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं, और ये सवाल आपकी कल्चरल आइडेंटिटी पे आके लैंड करते हैं। तो मुझे लगता है वो तो 100% देखनी चाहिए सबको। और उसी शैली में बावर्ची बहुत ज़्यादा ज़रूरी फिल्म है। जिस तरह से वो हिंदी उर्दू के बारे में बात करती है, जिस तरह से वो ये बातें कहती है दैट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल, ये सारी चीज़ों के लिए वो फिल्म बहुत ज़रूरी है। और वही जो एक घर की एक जो परिभाषा होती थी वो बहुत ज़रूरी है। गुलजार साहब की इजाज़त बहुत ज़रूरी फिल्म बन जाती है कि जो क्योंकि आजकल हम कई सारे रिश्ते ऐसे भी देखते हैं जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और सही रीजंस की वजह से तोड़े जा रहे हैं। अगर 2 लोग साथ खुश नहीं हैं तो उनका अलग हो जाना बेहतर है, और मेरा भी यही मानना है। लेकिन उस फिल्म में जिस सेंसिटिविटी से एक एक मोमेंट को छेड़ा गया है, वो राइटिंग के परिवेश से और फिर अगेन टॉलरेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसान इज़ अनदर फिल्म, I think so much has been written about Masan in different ways, but gender, to understand ki female exploration of sexuality, very important sort of conversations that never came in Hindi cinema as explicitly. So I think Masan is a very, very important film. Haider is in my opinion one of the finest films that has been made in the recent past. And हैदर इसलिए भी क्योंकि वो जिस तरह से इवैल्यूएट करती है एक कश्मीर की पॉलिटिक्स को हैमलेट के ज़रिए, बशरत की राइटिंग, मतलब पॉलिटिकली वो फिल्म बहुत ज़रूरी है देखना। वो एस्पा पे सवाल उठाती है, वो जिस तरह से वायलेंस पे सवाल उठा रही है वो बहुत ज़रूरी है। उसी की इंटरसेक्शन में जिस तरह से मतलब मेरे लिए तो खैर रूदार की एंट्री इज़ पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्रीज ऑफ ऑल टाइम। एंड हम सोच भी नहीं सकते थे कि हैमलेट्स फादर्स घोस्ट
इस तरह से दिखाया जाएगा ऑन सिनेमा। तो टेक्निकली, फिल्म वाइज, राइटिंग, पॉलिटिक्स, हर तरह से, एंड परफॉर्मेंसेस, मॉडर्न कॉन्टेक्चुअलाइजेशन गजब है उसका। फैंटास्टिक। और परफॉर्मेंसेस मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख नहीं सकते। मैं नहीं इमेजिन कर सकती एनीबडी एल्स एज गजाला। शाहिद रोल एंड मुझे तो लगता है वो तो तब भी ठीक थे। वो उस फिल्म में अगर कोई असली मैजिशियन है तो वो तब्बू हैं। गर्ट्रूड को गजाला बनाना इज़ नॉट ईजी, लेकिन उस फिल्म का अगेन द हीरो ऑफ दैट फिल्म इज़ द राइटिंग, द स्क्रिप्टिंग ऑफ इट, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हैं ही 4-5 फिल्में। अंग्रेज़ी में हिडन फिगर्स देखनी बहुत ज़रूरी है। द ट्रायल ऑफ शिकागो 7, very very important film set in the time of the riots in the United States. लेकिन जब आप देखेंगे तो उसमें जो सप्रेशन का पूरा नैरेटिव है वो वही नैरेटिव है जिसमें आप और हम आज जी रहे हैं। द पोस्ट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, स्टीवन स्पीलबर्ग on the writing of the Vietnam War by the Washington Post. So वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। द ग्रेट इंडियन किचन, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें। जेंडर समझने के लिए वो फिल्म बहुत ज़रूरी फिल्म है। और उसी की तरह मेरे लिए पीकू बहुत ज़रूरी फिल्म हो जाती है। बहुत बड़ी बात है कि एक फादर आके ये कह रहा है कि मेरी बेटी फाइनेंशियली, सेक्सुअली, इमोशनल इंडिपेंडेंट है, बस इमोशनल पार्टनरशिप ढूंढती है। वी नीड मोर फादर्स in Hindi cinema to say things like this. तो आई थिंक ये 10 फिल्मों से शुरुआत हो जाए तो बढ़िया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी।